सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल अमृतम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर क्लास 6 का रुचिरा का तीसरे पाठ की एक्सरसाइज या अभ्यास कार्य। तो बच्चों, पिछले वीडियो में इससे पहले मैं आपके लिए शब्द परिचय 3 जो कि तीसरा पार्ट है क्लास 6 की रुचिरा बुक का NCERT का, वो मैं आपको उसका अर्थ बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि नपुंसकलिंग शब्द के रूप जो हैं वो किस तरह से होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उन्हें हमें कैसे समझना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। उच्चारण मीन्स प्रोनंसिएशन, डू प्रोनंसिएशन। ठीक है, तो इसमें हमें जो नीचे शब्द लिखे हैं उनको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ उनका उच्चारण करना है। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम। फलम मीन्स फल, गृहम मीन्स घर, पात्र माने बर्तन, पात्रम मीन्स बर्तन, पॉट, पुष्पम माने फूल, फ्लावर। द्वारम दरवाजा, विमानम यानी वायुयान अर्थात एरोप्लेन, कमलम कमल लोटस, पुस्तकम पुस्तक बुक, सूत्रम मीन्स धागा थ्रेड, छत्रम मीन्स छाता छतरी अम्ब्रेला, भवनम मीन्स घर होम बिल्डिंग भी कह सकते हैं, और जलम मीन्स जल अर्थात पानी। तो ये जो रूप आपको दिख रहे हैं सबके पीछे म हलंत इस तरह से रूप लिखे हुए हैं। तो ये जो है वो नपुंसकलिंग शब्दों के एक वचन रूप हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने नपुंसकलिंग शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से समझा था। तो एक वचन रूप में हमेशा लास्ट में माँ और हलंत आता है, यानी फलम, द्वारम, सूत्रम, इसी तरह से। और अगर यही द्विवचन में हो जाए तो फलम का द्विवचन में बन जाएगा फले, यानी 2 फल। ठीक है, और बहुवचन में हो जाएगा फलानी। ठीक है, फलम फले फलानी। उसी तरह से ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, पात्रम पात्रे पात्राणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी ये भी सेम है, इसमें चित्र दिए हुए हैं कुछ नपुंसकलिंग शब्दों के और इनका हमें उच्चारण करना है। पहला है पत्रम मीन्स परडम। परडम मीन्स पत्ता, पत्रम भी पत्ता ही होता है। ठीक है, यहाँ पे परडम लिखा है मीन्स पत्ता। क्रीडनकम मीन्स खिलौना, टॉय। नारिकेलम नारियल, कोकोनट। संगणकम यानी कंप्यूटर। वातायनम मीन्स खिड़की, विंडो। सोपानम मीन्स सीढ़ी, स्टेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है उद्यानम माने बगीचा, गार्डन। उपनेत्रम मीन्स चश्मा, एंड कंकतम मीन्स कंघी, कॉम। अगला क्वेश्चन है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके जो भी पद है इसको मिला के वर्ण संयोजन करने के बाद जो पद बनेगा उसको हमें इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो ये हम इस तरह के प्रश्न अपने चैप्टर नंबर 1 में, 2 में, दोनों में कर चुके हैं और अब हम इसमें भी करेंगे। और उम्मीद है आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको खुद ही कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी जो नए हैं लोग, जिनको नहीं पता या जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें हमें क्या करना होता है। जो यहाँ पर व्यंजन और स्वर अलग अलग लिखे हैं इनको हमें जोड़ना है, इनको हमें मिलाना है और मिलाकर शब्द बनाना है। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, प में हलंत लगा है। हलंत मीन्स ये जो तिरछा सा निशान ये जो लगा हुआ है इसको संस्कृत में हलंत या हल चिन्ह कहते हैं, हल चिन्ह। ठीक है, तो इस हल चिन्ह का अर्थ क्या है, यानी इस व्यंजन के अंदर स्वर नहीं है।
ठीक है, जब भी किसी व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगा है, इसका मतलब हुआ उसमें स्वर नहीं है, स्वर का अभाव है। ठीक है, विदाउट स्वर, विदाउट वोवल है वो। तो यहाँ पर प में स्वर नहीं है और उसके आगे अस्वर है। ठीक है, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये अस्वर प में मिल जाएगा और प पूरा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे प पूरा लिखा है। उसके बाद देखिए र में हलंत है। ठीक है, मतलब रा में स्वर नहीं है, रा आधा है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से ड लिखा है जो एक व्यंजन है, यानी रा के बाद जो स्वर आना चाहिए था यहाँ पे स्वर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये रा आधा ही रहेगा। ठीक है, तो रा आधा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है ड में हलंत है और ड के बाद अगेन स्वर है अ। तो ड में अ मिलके ड को पूरा करेगा, लेकिन ये र जो आधा है वो कहाँ चला जाएगा, ड के ऊपर, रेफ की तरह से ये। ठीक है, तो बन गया हमारा पर्ण। और लास्ट में क्या है, म में हलंत है, इसमें भी आगे कोई स्वर नहीं है तो म में हलंत ही रहेगा। शब्द बन गया पर्णम, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था। पर्णम मीन्स पत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए ख में हलंत और उसके आगे अ है, इसका मतलब ख पूरा हो जाएगा, ख। देन न के बाद ई स्वर है, तो न में ई मिला देंगे तो कैसे आएगा, न में ई की मात्रा आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जब भी व्यंजनों में स्वर मिलते हैं तो वो मात्रा के रूप में आते हैं। ठीक है, बन गया हमारा ख नी। आगे देखिए त हलंत र हलंत, मीन्स त और रा को मिला के लिखना है, त्र। त और रा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्र। त्र। अब देखिए र के बाद आ स्वर है, तो रा में अ मिलके त्र पूरा हो जाएगा, रा आधा नहीं रहेगा। ठीक है, तो खनित्र, लास्ट में म हलंत, खनित्रम। ठीक है, खनित्रम मीन्स फावड़ा, खोदने की चीज, खोदने का औजार, खुदाई करने का टूल। अगला देखते हैं, प हलंत प्लस उ, यानी प में उ मिलाएंगे तो प में उ की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद र के बाद आ, यानी र में आ की मात्रा आएगी क्योंकि बड़ा आ है। ठीक है, फिर है ड के बाद भी आ है बड़ा, तो ड में भी आ की मात्रा आएगी, ड बड़ा। पुराना, फिर न के बाद ई, यानी नाम में छोटी की मात्रा, पुराणानी। पुराणानी मीन्स पुराने। अगला देखते हैं, प प्लस ओ अर्थात ओ, प में ओ की मात्रा। देन श प्लस अ अर्थात श में स्वर मिल गया अ, श पूरा हो गया। देन क प्लस आ अर्थात क में आ की मात्रा। अगेन ड़ प्लस ई, यानी ड़ के बाद ई है तो ड़ में छोटी ई मिला देंगे, पोषकाणी। पोषकाणी मीन्स पौष्टिक, न्यूट्रिशियस। ये बहुवचन रूप है। ठीक है, ऊपर वाला भी बहुवचन रूप था पुराणानी, और ये भी बहुवचन रूप है पोषकाणी। नेक्स्ट देखते हैं, क प्लस अ अर्थात क पूरा, फिर है अंगा और फिर क है, यानी अंगा के बाद स्वर नहीं है कोई भी, तो अंगा को हम अंगा एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क के बाद अस्वर है, तो क में अ मिल जाएगा, क पूरा हो जाएगा। फिर त में त प्लस आ है, यानी त भी पूरा हो गया, और लास्ट में म। तो हमारा शब्द बन गया कंकतम। कंकतम मीन्स कंघी या कंघा या कॉम्ब। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, कैसे, कंक, ये जो क है आगे वाला, उसको हम अंगा के नीचे भी लिख सकते हैं, कंकतम। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पर ये इसी तरह से लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का ख, अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरु, यानी इसमें हमें क्या करना है, शब्द जो दिए गए हैं, जो पद दिए गए हैं, उनका वर्ण विच्छेद करना है, यानी उनके वर्ण और स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना है, उनका विच्छेद करना है। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, और संयोजन का अर्थ होता है मिलाना। ठीक है, सिंपल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर का क्वेश्चन किया उसका उल्टा काम करना है, यानी स्वर और व्यंजन को अलग करना है। तो इसको अलग कर लेंगे। एक आपको दिया रखा है, हम दूसरे से शुरू करते हैं। पुस्तकम, तो प में कौन सा स्वर है, ऊ,
तो प में हलंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम स्वर को अलग कर रहे हैं। ठीक है, जब भी स्वर को अलग करेंगे किसी व्यंजन से तो उस व्यंजन के नीचे हमेशा हल चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो प प्लस उ, छोटे उ की मात्रा है इसलिए छोटा उ आएगा। फिर प्लस स, अब देखो स जो है वो आधा है, मीन्स उसमें कोई स्वर नहीं है, तो हम स को आधा लिखेंगे यानी हल चिन्ह लगा के लिखेंगे और उसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा। अगला लेटर क्या है? त। त पूरा है यानी उसमें हलंत नहीं है, तो त में हलंत लगा देंगे, हल चिन्ह लगाकर अ को अलग निकालेंगे। त में से अ स्वर निकल रहा है। ठीक है, त जब उसको बोल के देखेंगे त, तो त के पीछे अ स्वर निकल रहा है, अ की ध्वनि आ रही है, तो त में अ स्वर है, उसको हमने अलग कर लिया। देन क, इसी तरह से क, जब आप बोल के देखोगे आपको पता चल जाएगा। क में कौन सा साउंड आ रही है? पीछे से अ, तो क में हल चिन्ह और अ को अलग कर लिया। लास्ट में क्या है? पुस्तकम, यानी माँ में हल चिन्ह लगा हुआ है ऑलरेडी, इसका मतलब उसमें स्वर नहीं है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शब्द है हमारा भित्तिकम। भ में छोटी की मात्रा है अर्थात ई स्वर है, छोटा ई, तो हम भ में से ई अलग कर लेंगे। फिर है टी, यानी दो ता हैं, एक आधा ता और एक पूरा ता। ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है ता में ऐसे लाइन, इसका मतलब है यहाँ पे दो ता हैं। ठीक है, एक आधा ता, तो आधा ता को मतलब कैसे लिखेंगे? उसके नीचे हल चिन्ह लगा के, और फिर से एक और ता जिसमें ई की मात्रा लगी है, तो ई की मात्रा को अलग करेंगे तो ता में हल चिन्ह आ जाएगा। इस तरह बन जाएगा भ प्लस ई प्लस ता हलंत प्लस अगेन ता हलंत प्लस ई। फिर क्या बचा अभी? ई के बाद क। क में अ की साउंड आ रही है, तो छोटा अ प्लस म, म में हलंत, कोई स्वर नहीं, तो एज इट इज लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है नूतनानी। नूतनानी को अलग करेंगे। न में बड़े ऊ की मात्रा, तो न प्लस ऊ। देन त में कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ अ स्वर है, तो त के नीचे हल चिन्ह प्लस अ प्लस न हलंत ना। ना मीन्स आ की मात्रा है, तो ना में से आ निकलेगा ना। देन फिर से नी, यानी ना में छोटी ई, न प्लस ई। नेक्स्ट है वातायनम, तो व स्वर अलग कर लिया जो कि है आ। फिर है त में भी आ स्वर है, तो उसको भी अलग कर लिया, त प्लस आ। जब भी स्वर को अलग करेंगे व्यंजन में हल चिन्ह लगाएंगे। अगेन नेक्स्ट है य में हल चिन्ह और य में से अ। देन न में हल चिन्ह और न में से अ अलग करेंगे। देन म में ऑलरेडी हल चिन्ह है, तो हल चिन्ह ही रहेगा, कोई स्वर अलग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है उपनेत्रम, तो उपनेत्रम ऊ एक स्वर है, तो ऊ में से कुछ भी अलग नहीं होगा, वो ऑलरेडी खुद ही एक स्वर है, तो ऊ ही रहेगा। ऊ प्लस प में अ स्वर है, प हलंत प्लस अ। नेक्स्ट ने, तो ने में कौन सा स्वर आ रहा है? बोल के देखेंगे। ने यानी न के पीछे ए की साउंड आ रही है, तो न में से ए अलग करेंगे, न में हलंत। ठीक है, छोटी ए। देन त्र, अब त्र में दो दो, ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें दो दो व्यंजन एक साथ हैं। त्र, वो हमें बोलने से पता चल रहे हैं कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में। ठीक है, बोल के देखिए, उच्चारण करिए। त्र, त्र यानी त पहले आ रहे हैं, त की साउंड पहले आ रही है, र की बाद में आ रही है। ठीक है, तो त की साउंड आ रही है जो कि आधा ही है। त्र यानी त के पीछे हम उसको त नहीं बोल रहे, त्र बोल रहे हैं, यानी त के पीछे कोई आ की साउंड नहीं है, इसलिए त हलंत रहेगा, यानी क्योंकि उसमें स्वर नहीं है। फिर र बोल रहे हैं, त्र, तो र के पीछे आ की साउंड आ रही है, तो इसमें से हम आ को अलग कर देंगे। ये इस तरह से बन जाएगा त प्लस र प्लस अ एंड लास्ट में म हलंत म। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। न समझ में आया हो तो आप बार बार इसको सुनिए, देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर इनके संस्कृत के नाम लिखने हैं।
ठीक है, संस्कृत में इनको क्या कहते हैं वो लिखना है। तो पहला क्या है, फल है, आम का फल है, तो हम इसको अगर फल बोले तो इसको फलम भी लिख सकते हैं, और अगर आम तो फिर इसको हम लिखेंगे आम्रम। ठीक है, आम्रम, या फिर इसको हम कह सकते हैं आम्रफलम। ठीक है, आम का फल, आम्रफलम। ठीक है, मिला के लिखेंगे आम्रफलम, आम का फल। अकेला आम बोले तो कहेंगे हम आम्रम, और अगर सिर्फ फल कहें तो कहेंगे ओनली फलम। ठीक है, इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं, जो भी आप लिखे तीनों सही है। अगला है, ये देखिए पत्ते का चित्र बनाए, तो पत्ते को क्या बोलते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था पर्णम, और इसको हम पत्रम भी बोलते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे दोनों लिखेंगे, पर्णम और पत्रम। अगला है पंखा। ठीक है, और ये पंखा कैसे चलता है, बिजली से चलता है, लाइट से, तो इसको बोलेंगे हम विद्युत, बिजली को बोलते हैं विद्युत। और व्यजनम, पंखे को बोलते हैं व्यजनम, विद्युत व्यजनम। व्यजन मीन्स पंखा। अगला है रूमाल का चित्र बना है, ये तो हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रूमाल को, देखिए एक रूमाल है तो क्या कहेंगे, कर वस्त्रम, कर वस्त्रम। नेक्स्ट ये क्या है, धागा, तो धागा को ये भी हमने पढ़ा था सूत्रम, सूत्रम कहते हैं धागे को, सूत्रम। छाता, छाते को क्या कहते हैं, छत्रम, इसका भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ऊपर चित्र दिया गया था और इसका संस्कृत शब्द भी बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। जैसे क्वेश्चन पूछा है किम पतति, आपको यहाँ पे दिख रहा है पेड़ से एक फल गिर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है किम पतति, किम माने क्या, पतति माने गिर रहा है। ठीक है, पत माने गिरना, क्या गिर रहा है, तो हम आंसर देंगे किम की जगह हम इसका नाम लिखेंगे, क्या गिर रहा है, तो आम का फल गिर रहा है, तो हम यहाँ पे आम्र फलम, और पतति माने गिर रहा है, उसको सेम टू सेम लिख देंगे, आम्र फलम पतति। ठीक है, अब इसको जैसे कि मैंने अभी अभी ऊपर बताया था कि आम को आप फलम पतति यानी फलम लिखोगे तो भी ठीक है, आम्र फलम लिखोगे तो भी ठीक है, या सिर्फ आम्रम लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, ठीक है, यानी फल गिर रहा है, या आम का फल गिर रहा है, या आम गिर रहा है, तीनों सही है, आम्र फलम। हाँ, बस क्योंकि एक आम है तो इसलिए आपको इसमें एक वचन का ही रूप लगाना है। ठीक है, आम्र फलम। आगे बढ़ते हैं। मयूरऊ किम कुरुतः, मयूरऊ, आप देखिए यहाँ पे 2 मोर है ना, और मोर जो है वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, मयूरह शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर मयूरऊ लगा हुआ है, मयूरऊ, औ की मात्रा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी मोर क्या कर रहे हैं, तो मोर नाच रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा मयूरऊ नृत्यतः, नृत्यतः। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर से आपको बता रही हूँ जिससे आपको रिमाइंड हो जाए कि जब एक वचन होता है कर्ता तो क्रिया भी एक वचन यूज होती है। अब यहाँ पे मयूरऊ में द्विवचन करता है, इसलिए क्रिया में भी द्विवचन का रूप लगाया गया है, नृत्यतः। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, एक वचन क्रिया के लास्ट में ती आता है, द्विवचन क्रिया के लास्ट में तह आता है, और बहुवचन क्रिया के लास्ट में ती आता है, ती। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ती तह ती, ती तह अंति। ठीक है, ती तह अंति। चलिए, और वैसे भी जो भी क्रिया हमारे प्रश्न में लगी रहेगी, प्रश्न में भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मयूरऊ किम कुरुतः, ऑलरेडी तह लगा है, तो आपको पहचान उसी से पहचान सकते हो। ठीक है, तो मयूरऊ नृत्यतः, आपको भी तह ही लगाना है पीछे। ठीक है, यानी मोर, 2 मोर नाच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो ये 2 खिलौने हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखा है एते के स्तः, यानी ये दोनों क्या हैं, देखो द्विवचन है ना, स्तः, तह लगा हुआ है, जैसे नृत्यतः में तह लगा था।
ये दोनों क्या हैं, एते के स्तः। तो आंसर हमें देना है, तो एते यानी ये दोनों सेम रहेगा। अब के यानी क्या है, तो क्या के लिए इसका नाम लिखा जाएगा, और इसका नाम क्या है, खिलौने को क्या कहते हैं, क्रीडनकम। ऊपर हमने पढ़ा था, लेकिन क्योंकि ये दो हैं खिलौने इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्रीडन के, और स्तः को सेम टू सेम लिखेंगे, एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाः किम कुर्वन्ति, ये स्त्रीलिंग रूप है। अब देखो बालिका कितनी है, बहुवचन रूप है, ठीक है, क्योंकि 3 है, 2 नहीं है। तो कैसे आया यहाँ पर रूप, बालिकाः, आ की मात्रा और विसर्ग, ठीक है। बालिकाः यानी लड़कियां, किम माने क्या, कुर्वन्ति, देखो बहुवचन आया ना, तो उन्ति पीछे लगा है, कुर्वन्ति उन्ति आ गया, ठीक है। लड़कियां क्या कर रही हैं, तो लड़कियां पढ़ रही हैं, तो उसको संस्कृत में कहेंगे बालिकाः, सेम रहेगा बालिकाः, और पढ़ने को संस्कृत में कहते हैं पठ, ठीक है। और बहुवचन है तो आ जाएगा पठन्ति, कुर्वन्ति की तरह, बालिकाः पठन्ति। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं, यानी बालिकाः पुस्तकम पठन्ति, तो भी सही है, और लड़कियां पढ़ रही हैं तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कानि विकसन्ति, यानी क्या खिल रहे हैं, विकसन्ति माने खिलना, क्या खिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे फूल है ना, यानी बहुवचन रूप है, तो क्या लिखा है, कानि, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ही फूल होता तो क्या लिखते, किम, 2 फूल होते तो के, ठीक है, और बहुत सारे हैं इसलिए कानी लिखा हुआ है। तो कानी की जगह हम क्या लिख देंगे, फूल को क्या बोलते हैं, पुष्पम, लेकिन बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, पुष्पाणि, पुष्पाणि विकसन्ति, यानी फूल खिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, यानी जो आगे निर्देश दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें वाक्य बनाने हैं, यानी डू एज डायरेक्टेड। एतत् पतति को किसमें कन्वर्ट करना है, बहुवचने, तो एतत् का बहुवचन हो गया एतानि, पतति का हो गया पतन्ति, ठीक है। अभी अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको समझाया था, तीतहन्ति वही, तो ती एक वचन है और हमें बहुवचन में करना है तो अंति हो जाएगा, पतन्ति। एते पर्णेस्तः, ये द्विवचन रूप है, हमें इसको बहुवचन में करना है, तो एते की का क्या बन जाएगा बहुवचन में, जो इधर बना हुआ है, एतानि। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पर्णम है ना, पर्णे यानी नपुंसकलिंग ही है, तो एतानि आएगा, एतानि, और पर्ण का बन जाएगा पर्णानि, और स्तः का क्या बन जाएगा, सन्ति। ये भी आपको याद रखना है, अस्ति स्तः सन्ति, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः, बहुवचन में सन्ति, मतलब हैं। नेक्स्ट है, मयूरः नृत्यति बहुवचने, मयूर नाच रहा है, मोर नाच रहा है को बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो मयूरः का हो जाएगा मयूराः, पुल्लिंग है ये, ठीक है, मयूराः, और नृत्यति का क्या हो जाएगा, नृत्यन्ति, ठीक है। नेक्स्ट, एतानि यानानि द्विवचने, यानी एतानि यानानि, ये सारे यान हैं, यानी दीज आर एरोप्लेन्स, ठीक है, या एयरप्लेन्स, तो इसको हमें द्विवचन में यानी द्विवचन में कन्वर्ट करना है, 2 के अकॉर्डिंग बनाना है, यानी 2 यान है, तो एतानी का द्विवचन क्या बन जाएगा, एते, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखो एते पढ़ा द्विवचन, वही एते यहाँ लिख लेंगे, और यानानी का याने, क्योंकि नपुंसकलिंग के द्विवचन में एक ही मात्रा आती है, तो हो गया एते याने। नेक्स्ट है, छात्रे लिखतः, ठीक है। अब ये देखो, छात्रे लिखतः, छात्रे कौन सा रूप है, द्विवचन रूप है, किसका, स्त्रीलिंग शब्द छात्रा का, छात्रा माने स्त्रीलिंग, विद्यार्थी, ठीक है, यानी लड़की जो जब स्टूडेंट होती है, यानी गर्ल स्टूडेंट, तो उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, छात्रा, और क्योंकि 2 हैं यानी 2 गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा छात्रे लिखतः,
ठीक है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, बहुवचन में। तो बहुवचन में क्या बनेगा स्त्रीलिंग का, छात्रा, छात्रे, छात्राः, ठीक है, आ की मात्रा और विसर्ग। और बहुवचन में जो क्रिया है लिखतः, उसका क्या बन जाएगा, लिखन्ति, जो मैंने अभी बताया था ना, तीतः अंति को याद रखो, ठीक है, लिखन्ति। लास्ट क्वेश्चन है, नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है, ठीक है, और कन्वर्ट किस में करना है, द्विवचन में, यानी 2 नारियल गिर रहे हैं, हमें ऐसा लिखना है। तो नारिकेलम का द्विवचन में क्या बन जाएगा, नारिकेले, एक ही मात्रा आती है, नारिकेले। और पतति का क्या बन जाएगा, पततः, तीतः अंति के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इसको भी हमें इसी रूल के अकॉर्डिंग करना है जो हमने ऊपर किया है, ठीक है, यानी एक तरफ सारे के सारे कर्ता शब्द लिखे हैं और दूसरी तरफ सारी की सारी क्रियाएं लिखी है। तो हमें कर्ता के वचन को चेक करके उनको सही वचन के अकॉर्डिंग उनको मिलाना है, ठीक है। कोकिले स्त्रीलिंग द्विवचन, तो द्विवचन क्या हो जाएगा इसका, कूजतः, तह वाला, कोकिले कूजतः। अगला है पवनः, यानी हवा, पवनः पुल्लिंग शब्द है ये, ठीक है, पुल्लिंग एक वचन है तो वहति, हवा बह रही है, पवनः वहति। पुष्पम फूल नपुंसकलिंग रूप है लेकिन एक वचन है, पुष्पम विकसति, ती से मिलाना है, जिसके लास्ट में ती है। नेक्स्ट है खगः, पुल्लिंग रूप, खगः माने पक्षी, पक्षी क्या कर रहा है, उत्पतति, एक वचन है खगः, इसलिए एक वचन ती से, ती के साथ मिलाएंगे। नेक्स्ट है मयूराः, बहुवचन, तो बहुवचन को बहुवचन से जोड़ेंगे और बहुवचन यहाँ पे 2 दिख रहे हैं हमें, एक है नृत्यंती, एक है गर्जंती, ठीक है। नृत्यंती माने नाच रहे हैं, गर्जंती माने गरज रहे हैं या दहाड़ रहे हैं। तो अब ये तो आपको खुद ही अंडरस्टूड है कि मोर क्या कर सकते हैं, दहाड़ तो नहीं सकते, रोर नहीं कर सकते, नाचते हैं, इसलिए नृत्यंती। और सिंहा यानी शेर क्या करते हैं, दहाड़ते हैं, गरजते हैं, रोरिंग करते हैं, तो गर्जंती, ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ, ओके। और यही हमारा लास्ट प्रश्न था, ठीक है, अंतिम प्रश्न था, जिसमें हमने वाक्य बनाए हैं सही संज्ञा शब्दों को, सही कर्ता पदों को सही क्रिया से जोड़कर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमने नई चीज़ सीखी है क्या, कि जो कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का, या जिस वचन और जिस पुरुष का होता है, उसी वचन और उसी पुरुष की हम क्रिया लगाते हैं। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की हमें प्रयोग करनी है। इस रूल को आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आप संस्कृत में वाक्य बनाते समय गलती नहीं करेंगे, ठीक है, और आराम से आप वाक्यों को बना सकते हैं। हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के रूप याद रखने हैं कि उनके रूप कैसे होते हैं और क्रियाओं के साथ उनका प्रयोग कैसे करते हैं, सिर्फ हमें इस बात को ध्यान रखना है। संस्कृत बहुत ही आसान है, आप खुद उसको कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चीज़ों को रिमाइंड करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है, बार बार 2-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, पता चल जाएंगी, और फिर आपको ज़िंदगी भर आप इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ मेरे समझाने में कुछ गलती दिखती है, कुछ कमी दिखती है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कुछ और तरीके से पढ़ना है, समझना है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी इच्छाओं को, आपके शंकाओं का समाधान करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए। मेरे बाकी वीडियोस भी मैंने 6th क्लास के, 7th क्लास के, 8th क्लास के सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप उनको देखिए और अपनी पढ़ाई में लाभ उठाइए, संस्कृत को आराम से, आसानी से सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी किसी दूसरे पार्ट के साथ, अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।